हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड क्लास का मैच, जो कि होने जा रहा है हैम्पशायर और सरे के बीच में। तो सरे का अवे मैचेस का जो सिलसिला है अभी आके गिरा है रोज बोल साउथहैम्पटन में, और कल बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली वो मैच हार गया ग्लैमरगन से। एक ग्लैमरगन टीम जो मानस लैबुशेन नहीं थे, सेल्मन नहीं थे, कतई फॉर्म पे नहीं रहे हैं बड़े प्लेयर्स उनके जैसे कि इनग्राम वगैरह, उस टीम के अगेंस्ट भी वो हार गए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में जाएं और सोचने की कोशिश करें कि क्या प्रॉब्लम आया है, तो देखिए जो बैटिंग सेक्शन में जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं जिनके ऊपर उन्होंने भरोसा करके रखा था वो फेल हुए हैं। विल जैक्स का केरन ओवल के बाहर जो इनकन्सिस्टेंसी है, जो हमने कई बार बताया हुआ है, वो फिर से बरकरार रहा। ठीक है, बॉलिंग से हालांकि उन्होंने विकेट निकाला था, एक विकेट, लेकिन बैटिंग से कुछ नहीं कर पाए। लॉरी इवांस का भी वही रहा है कि इनकन्सिस्टेंट है, कब चलेंगे कब नहीं, तो वही उनका दिन रहा, ऑफ वाला दिन। रॉडी बर्ड्स तो कभी T20 प्लेयर थे भी नहीं, तो उनका तो है। ओली पोप जो हमारे लिए हमेशा ही एक डिपेंडेबल प्लेयर रहे हैं, उन्होंने अच्छा करा था, लेकिन बस उनका अकेले का ही परफॉर्मेंस रहा है, टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर जो भी आप कह लो। जेमी ओवरटन भी कल धुआं नहीं उड़ा पाए। और पेस अटैक जो सबसे बड़ा वीकनेस रहा है सरे के लिए, वो फिर से कल एक्सपोज हो गया। अभी आप कह सकते हैं कि भैया विकेट्स तो उन्होंने ही निकाला, विकेट्स तो वही निकालेंगे क्योंकि पिच पे पेसर्स के लिए ही हेल्प था, और बॉलर्स मतलब पेसर्स ही ज़्यादा थे, बॉलिंग उन्होंने ही ज़्यादा कराया हुआ है। स्पिनर्स उनका क्या करते हैं, अगर आपने डिफरेंशिएट करा होगा कि केरिंगटन ओवल में क्या होता है, उनके स्पिनर्स रन्स भी रोकते हैं, विकेट भी निकालते हैं वही। लेकिन केरन ओवल के बाहर क्या हो रहा है कि रन तो वो रोक ही रहे हैं, टाइट बॉलिंग करा रहे हैं, एक्सपीरियंस भी यूज़ कर रहे हैं, तो रन तो वो रोक रहे हैं, लेकिन विकेट्स नहीं निकल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे जाके जब स्पिनर्स का स्पेल खत्म हो रहा है, तब जाके ओपोनेंट टीम के जो बैट्समैन है वो हाथ खोल रहे हैं, और जो वीकर पेस अटैक है उसका एक्सपोजर वो निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये लगातार मैचेस में हो रहा है, ये सिर्फ कल के मैच में नहीं, जहाँ पर आउट ऑफ फॉर्म बिली रूट ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करा, और वही जो आखिरी ओवर के कुछ रन्स थे ना, वही एंड में जाके कम पड़ गए सरे की बैटिंग में। ठीक है, वो कुछ ऐसे पेसर्स को खिला रहे हैं जैसे कि जेमी ओवरटन को तो मैं क्या ही कंसीडर करूं, उनको बॉलिंग ही नहीं दी जाती है। जेमिसन, गुस एटकिंसन, इनको वो इसी ये खिला रहे हैं कि ना सिर्फ ये बॉलिंग बल्कि बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये सोच के चक्कर में उनके पास कोई जेन्युइन पेसर है ही नहीं। ठीक है, जेमी ओवरटन जेन्युइन पेसर बन सकते थे, लेकिन उनको बॉलिंग नहीं दी जाती है। जेमिसन, मैं हमेशा कहता हूँ कि T20 में आप इनको ऐसे मतलब स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं मान सकते, हो सकता है कंट्रीब्यूट कर दे आपको कहीं ना कहीं से, लेकिन उस तरह से नहीं। गुस एटकिंसन डेथ ओवर में विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन जब तक उनका विकेट निकल रहा है तब तक काफ़ी लेट हो रहा है, तो यही प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी ये आज का मैच होने जा रहा है हैम्पशायर के घर पे, मतलब रोज बोल साउथहैम्पटन में, जहाँ पर आखिरी मैच हुआ नहीं था, और काफ़ी दिनों से वेदर खराब चल रहा था यहाँ पे। अभी जाके वेदर थोड़ा बहुत सही है। हैम्पशायर ने भी अपना आखिरी मैच समरसेट के अगेंस्ट में खेला था, जहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी वो हारे हैं। उनके टीम में भी कुछ नए इंक्लूशंस हुए हैं जिन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है होता आखिरी मैच पर। और इनका जो आखिरी मैच था इसी ग्राउंड पे, जो अपना पहला मैच वो खेलने वाले थे, वो नहीं हुआ था। उनके ओपोनेंट कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यही दोनों टीमों का सिचुएशन है। ठीक है, अभी देखिए नया कुछ बताने के लिए नहीं है, दोनों का क्या हालत चल रहा है, कौन कौन से प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो सबको पता ही होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए अलग क्या है। इन दोनों टीमों के पीछे पहला मैच जो होना था केरन ओवल में, वो भी नहीं होया था बारिश के चलते। तो आज जाके वेदर क्लियर है, होपफुली मैच हो जाएगा। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो सरे आपको 3-0 से ही आगे होते दिख जाएंगे, जो 3 मैच के रिजल्ट आए हैं, और बाकी 2 नो रिजल्ट इंक्लूडिंग इस का जो पहला मैच था। तो हम स्टार्ट करते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं यहाँ से 2016 से, तो समझ सकते हैं आप कितना पीछे जाना पड़ रहा है आखिरी 5 मैच होने के लिए, और आखिरी 5 मिला भी रही हैं, 4 मैच में भी रहे। तो ये मैच हुआ था केरन ओवल में, सरे ने बनाया 188, हैम्पशायर का बैटिंग कोलैप्स। सही है, मैकमैनस ने यहाँ पर कुछ परफॉर्म करा हुआ था स्टीवेंसन के विकेट से, जिनको खिलाया नहीं गया था, और पॉसिबिलिटी है कि आज के मैच में वो नहीं खेलेंगे। पहला मैच नहीं, दूसरा मैच जो हुआ था हैम्पशायर के मतलब सरे के घर पे ओवल में, हैम्पशायर का बैटिंग वापस से अच्छा नहीं हुआ। इस बार बैटिंग का परफॉर्मेंस ओवल में हमेशा आता ही है, आपको याद पता ही होगा। नॉर्थ ईस्ट के कुछ रन थे, सरे ने चेस कर लिया, कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो लगातार 2 मैच जहाँ पर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और दोनों ही मैच ओवल में हुए हैं। तीसरा मैच फिर से ओवल में, फिर से यहाँ पर मैच हो गया छोटा। फुलर के कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, मोडियाटी, बैटी, एटकिंसन, जैक्स, इनके परफॉर्मेंसेस हैं। जैक्स का रन भी है जो ओवल में हुआ था। ये है पिछले सीजन का पहला मैच, और पिछले सीजन का जो आखिरी मैच, और इस ग्राउंड का पहला मैच जो हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर भी हैम्पशायर की बैटिंग अच्छी नहीं हुई। विंस के कुछ रन्स होते हैं, जैसा कि हमेशा ही आपको पता ही होगा, साउथहैम्पटन ग्राउंड पे विंस कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हॉलैंड ने नीचे से कुछ संभाला हुआ था। बाकी मोडियाटी, जैक्स के 2 विकेट्स, जैक्स के रन्स भी थे। तो आखिरी जो मैच जैक्स यहाँ पे खेले गए हैं, उन्होंने यहाँ पर विकेट्स और रन्स दोनों ही निकाला हुआ है, और रन्स पिछले सीजन के दोनों ही मैचों में जैक्स ने बना के रखा हुआ है।
सारे ने यहाँ पर चेस कर लिया। लॉरी इवांस के यहाँ पर रन्स थे और फेलिक्स ऑर्गन के यहाँ पर विकेट्स। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मोरियार्टी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि केनिंगटन ओवल के बाहर उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है, तो उनके यहाँ पर एक विकेट है। टॉपली अवेलेबल नहीं है। जेमी ओवरटन को वो 1-2 ओवर की बॉलिंग में ही एक विकेट मिला हुआ था। जैक्स यहाँ पर 2 विकेट निकाल रहे हैं। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन ये है। और पिछले सीजन के दोनों ही मैच में जैक्स ने अच्छी बल्लेबाजी करी है। एक में 45 जो केनिंगटन ओवल में हुआ था, वहाँ पर तो आप एक्सपेक्ट कर भी लेते हो, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने 56 नॉट आउट की पारी खेल के रखी हुई है, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, कुछ नाम है, काफ़ी प्रिडिक्टेबल नाम है जो ऑटोमेटिकली लोगों की टीम में है भी। तो ये सब हम नया कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं यहाँ से। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, हमें अभी आना पड़ेगा ग्राउंड की तरफ। तो देखते हैं इस ग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हैं। इस ग्राउंड का जो आखिरी मैच होना था हैम्पशायर का, वो भी हमने कवर करा था। वो मैच नहीं हुआ था तो कुछ भी बदला नहीं है। मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ, ज़्यादा लंबा खींच के कोई फ़ायदा है नहीं। इस ग्राउंड पर बैटिंग से हमने देखा है जेम्स विथ के परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही 50+ की स्कोर है, लेकिन 30 के आसपास औसत भी है, ठीक है। और ये किसी भी फॉर्मेट में इस ग्राउंड पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये देखा गया है। बॉलिंग में 2 नाम है, मेसन क्रेन और क्रिस वुड। इनमें से क्रिस वुड ज़्यादा कंसिस्टेंट है। मेसन क्रेन का जो सेकेंड लास्ट सीजन था वहाँ पे ये काफ़ी डोमिनेटिंग नजर आते थे, लेकिन पिछले सीजन में थोड़ा सा हल्का हुआ है इनका परफॉर्मेंस, ठीक है। मैं आपको आगे मैसेज दिखा देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ इंडिविजुअलिटीज़ हैं जो आप इस ग्राउंड से नोटिस कर सकते हैं। अभी देखते हैं इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। इस ग्राउंड पे 2018-19 या 19-20 तक का जो सीज़न था, 19 तक का जो सीज़न था, वहाँ पर रन्स बनते थे, ठीक है। किसी भी फॉर्मेट में रन्स बन जाते थे। पिछले सीजन में क्या हुआ है, कुछ मैचेस में आपने शायद कुछ रिफ्लेक्शन देखा होगा कि नहीं रन्स बन भी सकते हैं, लेकिन एंड में जाके ज़्यादा रन यहाँ पे बना नहीं है, ठीक है। लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स हुए हैं, छोटे मोटे रन्स यहाँ पर डिफेंड भी हुए हैं, और स्पिनर्स यहाँ पे कुछ रोल निभा के जाते हैं। और ये चीज़ हमने आखिरी हेड टू हेड में भी फॉलो करा हुआ है। क्या है चीज़, मैं समझाता हूँ। देखो, पहला मैच 159, बहुत बड़ा टोटल नहीं था। क्रिस वुड साथ में हैरिसन जो स्पिनर है, इन्होंने यहाँ विकेट निकाला था हॉलैंड के साथ। हैम्पशायर चेज नहीं कर पाई। आल्सॉफ वेदरले के कुछ परफॉर्मेंस थे, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के बराबरी के विकेट। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रन बन गया था और ये दर्शाता है कि रन यहाँ पे बन सकते हैं। 182 लीड किया किसने, विंस ने, साथ में फुलर के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट, और केंट यहाँ पर चेज भी कर गई। वुड लेकिन यहाँ पर भी विकेट निकालते हुए दिखे गए हैं। तो हाई स्कोरिंग एनकाउंटर ये वाला रहा, लेकिन ऊपर वाला मैच हमने 2 स्कोरिंग एनकाउंटर होता हुआ देखा। उसके बाद अगला मैच एसेक्स ने बनाया 168। देखिए विकेट्स नहीं गिरे हैं, लेकिन बावजूद इसके रन भी ज़्यादा नहीं बने हैं। अभी वुड वापस से आ गए 3 लगातार मैचेस में। क्रेन पहला मैच, 3 मैचेस में से पहला मैच यहाँ पर उनका नाम आ रहा है। हैम्पशायर चेस नहीं कर पाई 20 ओवर खेलने के बावजूद भी। पेसर्स के तो हैं ही, साथ में स्पिनर्स भी यहाँ पर रोल पे आ रहे हैं। 4th मैच 138, ठीक है। फिर से लो स्कोरिंग एनकाउंटर। विंस, ये सारे क्या कैसे मैच हुआ था। विंस का कुछ कंट्रीब्यूशन, हॉलैंड के कुछ रन लेकिन अवेलेबल नहीं है हॉलैंड यहाँ पे। ऊपर तो अपने स्पिनर्स के देख ही लिए जो जैक्स और मोरियार्टी थे, और ये जो एक विकेट निकाला था सारे के अगेंस्ट में वो भी एक स्पिनर ही थे, फेलिक्स ऑर्गन। और आखिरी जो मैच हुआ था 141, निहायत ही कम स्कोर, ठीक है। ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिनमें से कोई भी अभी खेल नहीं रहे हैं। वालाविता, साउटर, हॉलमैन, इनमें से साउटर और हॉलमैन जो है लेग स्पिनर है, वालाविता भी ऑफ स्पिनर है। तो 8 विकेट यहाँ पर स्पिनर ने निकाला था, ठीक है। और 1 विकेट पेसर्स के नाम। मिडिल्स का बैटिंग कोलैप्स हो गया। ऑर्गन स्पिनर, क्रेन स्पिनर और स्टीवनसन के यहाँ पर विकेट थे। वुड हालांकि यहाँ पर विकेट नहीं निकाल पाए थे। तो जो हम देख पा रहे हैं कंसिस्टेंटली तो नहीं, लेकिन वुड का नाम आपने ज़्यादा देखा होगा। क्रेन के बीच बीच में एक आध विकेट है। डिस्पाइट दैट इस पिच पे स्पिनर्स के लिए, स्पेशली लेग स्पिनर्स के लिए काफ़ी काम है। तो लॉजिकली क्रेन का नंबर आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है यहाँ पर उतना ज़्यादा, ठीक है। तो यही चीज़ है जो यहाँ पर बताने लायक था। रन्स आपने देखा होगा कि पोटेंशियल है कि इस ग्राउंड पर रन्स बने, लेकिन बन नहीं रहे हैं। रिसेंट कुछ मैचेस में स्पिनर्स आते ही यहाँ पर रनों में रुकावटें आ रही हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि दोनों टीमों में से, अच्छा तो ये है ग्राउंड के बारे में, ठीक है। हेड टू हेड से जो जितना था मैंने आपको दिखा दिया, ज़्यादा कोई हेल्पफुल चीज़ें नहीं रही है, लेकिन ग्राउंड से कुछ चीज़ें आपने नोटिस करी हैं। और एक चीज़ जो आपने फॉलो करा है कि रन्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। अच्छा अभी मैं बता दूँ अगर कि दोनों टीमों में से कौन से टीम का स्पिन अटैक बेटर है, ठीक है। तो आप ये आंख बंद करके कह सकते हैं कि सरे का स्पिन अटैक बेटर है। उनके जो स्पिनर्स हैं वो पूरा ओवर भी करवाते हैं और एक्सपीरियंस भी है, विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें दोनों टीमों के स्पिनर्स के साथ, तो हमारे पास हैम्पशायर की तरफ से कौन है, हैम्पशायर की तरफ से है डार्सी शॉट। मुश्किल से 2-3 ओवर की बॉलिंग कराते हैं। आप इनको प्रॉपर बॉलर नहीं कह सकते, विकेट टेकिंग एबिलिटी है, लेकिन उस तरह से आप इनको डोमिनेटिंग बॉलर नहीं कह सकते। और कौन है, और है मेसन क्रेन। और अगर हम यहाँ पे बात करें सरे की तरफ से, तो हमारे पास विल जैक्स हैं,
हमारे पास गैरेथ बैटी हैं और मोरियार्टी हैं। भले ही ये विकेट निकाल पाए या नहीं पाए, एक जगह पे जाके प्रेशर बना के रखते हैं, रनों को रोकते रखते हैं। तो ये एक डिफरेंस है दोनों टीमों के स्पिनर्स में। अभी अगर हम बात करें प्लेइंग 11 के बारे में और कौन कौन से प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जेम्स विंस याद रखना 10 क्रेडिट ले रहे हैं। अभी आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप 10 क्रेडिट दे के एक ऐसे बैट्समैन को लेना चाहते हो जो आपके लिए 25-30 रन तक बना दे, तो आप डिसीजन ले सकते हो। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ जेम्स विंस के, लेकिन अगर हमें एक लो स्कोरिंग मैच का टीम बनाना है तो 25-30 रन के इनिंग्स को हमें कंसिडर करना छोड़ना पड़ेगा। क्लियर सी बात है, अगर आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो तो। उसके बाद दार्शी शॉट आते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बॉलिंग भी करवा सकते हैं यहाँ पे। अभी तक इस ग्राउंड पे कोई मैचेस हुए नहीं हैं इस सीज़न में, तो हम क्लियर कट नहीं बता सकते कि इनकी बॉलिंग कितनी काम पे आएगी, लेकिन ये बॉलिंग करवाएंगे और होपफुली इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है। और सबसे बड़ी जो बात है कि सारे का जो पेस अटैक है, ऐसे ही उनका पेस अटैक उतना अच्छा चल नहीं रहा, और यहाँ पर तो पेसर्स के लिए उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पेसर्स विकेट नहीं निकाल रहे हैं, पेसर्स नंबर में ज़्यादा है, वो विकेट तो निकालेंगे ही, लेकिन अगर कोई डोमिनेटिंग वाला सीन आता है, अगर कोई बॉलर डोमिनेट कर रहा है तो वो सीन पेसर्स नहीं दिखाते हैं, मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वेदरली है, पिछले मैच प्रेस्ट को खिलाया गया था, मैंने कई बार बताया हुआ है, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं। हो सकता है अभी टाइम नहीं आया है कि आप इनको स्मॉल लीग में लें, लेकिन काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं और आने वाले दिनों में ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे। अभी आप इनको इग्नोर कर सकते हैं स्मॉल लीग में से। उसके बाद कॉलिन द ग्रैंडहोम ऑटोमेटिक कैप्टन फर्स्ट कैप्टन चॉइस बन जाते हैं अगर आपको किसी की ऑप्शन को देखना है हैम्पशायर की तरफ से। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इनको टीम बहुत सही से इस्तेमाल कर रही है, 4 ओवर की बॉलिंग दे रही है, 4-5 नंबर पर बैटिंग दे रही है, और आप क्या चाहेंगे। और वो जिस तरह के बॉलर हैं उनको यहाँ पर हेल्प मिल भी सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेस के साथ बॉलिंग नहीं करवाते हैं, तो उनको यहाँ पर हेल्प मिल भी सकता है। तो कॉलिन द ग्रैंडहोम ऑटोमेटिक चॉइस बन जाते हैं, और हैम्पशायर की तरफ से सबसे पहले जिस प्लेयर को आपको लेना है वो कॉलिन द ग्रैंडहोम ही होंगे। उसके बाद यहाँ पर फुलर है, अगर बैटिंग मिल जाती है जो कि यहाँ पर मिलना चाहिए तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अभी तक फुलर अपना पूरा पोटेंशियल दिखा नहीं पाए हैं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इनके पास जो पोटेंशियल है, अगर वो सही से इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो टीम इस्तेमाल करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं ये, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनको टीम सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। उसके बाद मेसन क्रेन, स्कॉट क्यूरी, ब्रैड वील, क्रिस वुड, इनमें से अगर देखें तो मेसन क्रेन और क्रिस वुड के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हैं। आगे मेसन क्रेन सेकेंड लास्ट सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, पिछले सीजन में 3 में से 1 मैच विकेट है, 5 में से 2 मैच विकेट है। अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप इनको लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन हाँ लेग स्पिनर्स यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। क्रिस वुड कंसिस्टेंटली 1 विकेट ही सही, लेकिन 1 विकेट तो है, मतलब 29 पॉइंट्स तक ही आपको दे के जाते ही हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेसन क्रेन का वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। और एक और चीज़ याद रखना, आप जिस टीम के अगेंस्ट में आज हैम्पशायर की बॉलिंग काउंट करने जा रहे हो, वो टीम का घर है केनिंगटन ओवल। केनिंगटन ओवल मतलब जहाँ पे स्पिनर्स का घर होता है, तो वो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो जो प्लेयर्स स्पिन को प्रैक्टिस करते हैं, होप कर सकते हैं आप कि उनके अगेंस्ट में आप स्पिनर से कुछ खास फायदा उठा नहीं पाएगा, और ये चीज़ काफ़ी हद तक काम पे भी आ रहा है। आपने नोटिस करी होगी कि सरे के अगेंस्ट में कोई भी स्पिनर्स उस तरह से डोमिनेट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है किसी एक मैच में कोई 1-2 विकेट निकाल के भी जाए, लेकिन डोमिनेटिंग नहीं, ठीक है, क्योंकि सारे के प्लेयर्स जो होते हैं वो केनिंगटन ओवल प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प ऑलरेडी मिलता है। तो ये एक लॉजिक है, ऑब्जर्वेशन है। आप अगर चाहते हो सेफ जाने के लिए आप क्रेन के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आप क्रेन और वुड दोनों को लेने जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी इंपॉर्टेंट प्लेयर को आपको छोड़ना पड़ेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो हमारे लिए स्मॉल लीग में जो प्लेयर्स होंगे, डार्सी शॉट होंगे, कॉलिन द ग्रैंडहोम होंगे। कोशिश करना इन दोनों में से एक को लेने की, मतलब मेसन क्रेन और क्रिस वुड को। स्कॉट क्यूरी मेरे टीम में ज़रूर से होंगे, जिस तरह का पोटेंशियल और जिस तरह का फॉर्म उन्होंने दिखा के रखा है। अभी तो फिर भी लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ मैचेस के बाद से लोग इनको छोड़ने की गलती करेंगे भी, और ये काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो मैं मेसन क्रेन और क्रिस वुड में से किसी को रखूँ या नहीं रखूँ, स्कॉट क्यूरी को मैं ज़रूर से रखूँगा। और इस ग्राउंड पे सेकंड 11 की टीम ने काफ़ी सारे मैचेस खेले हुए हैं, मतलब लोअर डिवीजन जो मैचेस होते हैं, तो वहाँ पे स्कॉट क्यूरी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। तो इसीलिए मेरे टीम में सबसे पहले बॉलरों में से हैम्पशायर की तरफ से स्कॉट क्यूरी ही आएंगे। वो नेगेटिव दे सकते हैं, वो 0 दे सकते हैं, लेकिन मेरे टीम में होंगे, ठीक है। तो ये है 4 प्लेयर्स जिनको हम रखेंगे। 5वां प्लेयर्स आप अगर चाहो फुलर को रख सकते हो, या फिर अगर आपके लिए क्रेडिट का कोई इशू नहीं आ रहा है तो विंस, जो मुझे नहीं लगता आएगा भी, लेकिन वही बात है कि सिर्फ बैटिंग के लिए कोई हाई क्रेडिट प्लेयर लेना यहाँ पर ट्रबलसम हो सकता है। मैं आगे आपको दिखा दूंगा जब टीम बनाएंगे हम। सर की तरफ से बात करें तो विल जैक्स फिर से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। हालांकि हमेशा ही मैं कहता हूं कि केनिंगटन ओवल में ही उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आता है, लेकिन सेफेस्ट कैप्टन चॉइस बन सकते हैं, इनकी बॉलिंग यहां पे काम पे आ सकती है। पिछले मैच में रॉडी बर्न्स को ओपनिंग पे भेजा गया था, जो
खास कुछ फायदा तो वहाँ से हुआ नहीं था। जेमी स्मिथ ने कुछ हद तक स्टार्ट किया था मिडिल ऑर्डर में, लेकिन काफ़ी अनकंफर्टेबल नजर आए थे। तो मुझे लगता है कि उनको फिर से ओपनिंग पे भेज देना चाहिए, और रॉडी बर्न्स वैसे भी किसी काम पे आ नहीं रहे तो मिडिल ऑर्डर में भेजो। अगर कुछ डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ पर कर सकते हैं। ओली पोप मेरी टीम में हमेशा ही होते हैं, अनलेस की टीम का बैलेंस मुझे मतलब बिगाड़ना नहीं पड़े। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी टीम को बैलेंस करते रहेंगे, कुछ ना कुछ स्कोर आपको ज़रूर करके देंगे। तो ये हमारे टीम में होंगे। अभी तो लोग इनको थोड़ा थोड़ा करके ले भी रहे हैं, और लॉरी इवांस भी होंगे, क्योंकि लॉरी इवांस ने आखिरी हेड टू हेड में अच्छा करके रखा हुआ है जो इस राउंड में हुआ था। बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ रिकॉर्ड है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन उन्होंने खेला है, हमेशा ही मैं कहता हूँ काफ़ी लंबा इनिंग्स उन्होंने खेल के रखे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है। जेमी ओवर्टन को टीम सही से इस्तेमाल नहीं कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि कल के मैच में देखने के बाद अभी हम इनको स्मॉल लीग में कंसीडर कर पाएंगे, क्योंकि एक ऐसा कंडीशन जहां पर पेसर्स को हेल्प मिल सकता था वहां पर उनको ढंग से बॉलिंग भी नहीं दी गई। पावर प्ले में 1 ओवर के बाद उनको बॉलिंग नहीं दिया गया। आखिरी ओवर जब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद यहाँ पर उनको बॉलिंग दी जाए, वहाँ पर भी नहीं दिया गया, और जिस बॉलर को बॉलिंग दिया गया था गुजरात को, उनको भतेरा रन भी पड़ा था। तो 1 ओवर की बॉलिंग और कब जाके वो 25-30 रन का धुआं उड़ाएंगे, वो सोच के हम इनको टीम में नहीं ले सकते। किसी इफेक्टिव और यूजफुल प्लेयर को ही हमें लेना पड़ेगा टीम में इनकी जगह पर। बेन गेटेस कोई रोल बन नहीं रहा है, मतलब सिर्फ बैटिंग ऑर्डर ही लंबा कर रही है टीम, बाकी किसी काम पे तो वो आने नहीं वाले हैं अभी। काइल जेमिसन, गैरेथ बैटी, मोरियार्टी, अटकिंसन, इनमें से काइल जेमिसन आपके लिए बैटिंग कुशन दे सकते हैं, और बस यही है। बाकी की बॉलिंग का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ T20 सर्किट में। गस अटकिंसन अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली डेथ ओवर्स में, चाहे वो कितनी भी खराब बॉलिंग क्यों ना करें, विकेट निकाल के दे रहे हैं जो फैंटेसी में आपके लिए सबसे काम पे आता है, भले ही इसके बदले में उनका टीम कितना ही इफेक्टेड क्यों ना हो जाए। और स्पिनरों में से मोरियार्टी में हमेशा कहता हूँ, गैरेथ बैटी आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन स्पेस में आप मैनेज नहीं कर पाओगे, तो मोरियार्टी ही पहले चॉइस है हमारे लिए। गैरेथ बैटी इग्नोर ही करके रखो। गैरेथ बैटी इकोनॉमिकल है, इकोनॉमी का बोनस आपको देके जाएंगे, विकेट टेकिंग का कोई गारंटी नहीं है। अगर ये कैरेंटन ओवर होता तो मैं हमेशा कहता, लेकिन उसके बाहर मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। तो हमारे लिए स्मॉल लीग में जो प्लेयर्स होंगे, विल जैक्स, जेमी स्मिथ, अभी देखिए ये ओपनिंग करते आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैकमैनस को भी टीम हैम्पशायर की टीम ने काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करा हुआ है पास्ट में, और उन्होंने परफॉर्म भी करके रखा हुआ है। ठीक है, मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो जेमी स्मिथ का मुझे उतना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया है, देखना पड़ेगा अभी वो किस तरह से खेल पाते हैं या नहीं, और कहाँ पे उनको उतारा जाता है। मैकमैनस एक अच्छा ऑप्शन है, मैकमैनस को अंडर एस्टिमेट मत करना, लेकिन क्योंकि वो नीचे बैटिंग करने आते हैं इसीलिए इनको इग्नोर किया जाता है इनिशियली। लेकिन अगर जेमी स्मिथ भी नीचे आए और मैकमैनस भी नीचे आए तो आप मैकमैनस को लेकर चल सकते हो। ठीक है, उसके बाद लॉरी इवांस और ओली पोप, ये 3 हमारे बैट्समैन होंगे टीम में। उसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे आए तो डैन मोरियार्टी पहले होंगे। फर्स्ट बॉलिंग पे गुस अटकिंसन को आप हमेशा ले सकते हो, और काइल जेमिसन ऑप्शनल हैं। ठीक है, अगर आप मतलब थोड़ा चांस रहना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि ये बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, बाकी इनके बॉलिंग मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा है। सेफ रहने के लिए आप रख सकते हो, इशू नहीं होना चाहिए आपकी टीम में ये फिट होने में, लेकिन अगर आप सही पे चांस रहना चाहते हो तो काइल जेमिसन ऑलवेज एन ऑप्शन। कैप्टन मैसेन चॉइस की बात करें तो हैम्पशायर की तरफ से डार्सी शॉट और कॉलिन द ग्रैंड सेवेस्टिक में होंगे। उसके बाद विंस और वेदरली, इनके ही वेदरली को कैप्टन मैसेन कोई बनाने वाला है नहीं, इन तीनों के आसपास लोग जाएंगे। रिस्क लेना है तो मेसन क्रेन और स्कॉट क्यूडी। मेसन क्रेन लेग स्पिनर है, यहाँ पे उनका काम लॉजिकली आना चाहिए, लेकिन कुछ मतलब सालों से वो उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए एक सोचने वाली बात है। और टॉम प्रेस्ट शायद उनका नाम है, ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। बड़ी लीग में 1-2 टीम में कैप्टन बना के रखना है इनको, छोटी लीग में ट्राई मत करना, क्योंकि आपका टीम खराब हो सकता है और अभी इनएक्सपीरियंस्ड है। अभी आज के मैच में ही चलेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, चल भी सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में आप ट्राई नहीं कर सकते इस मोमेंट पे जाके। सर की तरफ से जैक्स और जेमिसन पिछले मैच परफॉर्म करने के बाद और भी इनका परसेंटेज बढ़ जाएगा। और उसके बाद पोप ओवर्टन को काफ़ी लोग ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह का रोल इनका है स्मॉल लीग में लेने वाले प्लेयर अभी ये नहीं रहे। ठीक है, अगर इनको कम से कम 2 ओवर की बॉलिंग मिलती, 2-3 ओवर की बॉलिंग मिलती तो हम इनको ज़रूर से कंसीडर कर पाते, क्योंकि बैटिंग हैंड बहुत अच्छे खासे टॉप ऑर्डर बैट्समैनों से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर ढंग से बॉलिंग नहीं मिली और ऑलराउंडर सेक्शन में है तो पॉसिबल नहीं होगा इनको ले पाना। और उसके बाद एटकिंसन मोरियार्टी में से कोई एक, मोरियार्टी एक बहुत ही सही ऑप्शन बन सकते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, अगर आप बॉलरों में से किसी को देखना चाहते हैं सारे की तरफ से। सारे के पेसर्स का मैं फ़ैन नहीं हूँ और इस कंडीशन में तो कभी ही नहीं, लेकिन मोरियार्टी के पास एबिलिटी है कि वो बंचेस में विकेट निकाले, और अभी भी उनका वो चीज़ ड्यू है। एक ही मैच में अभी तक करा हुआ है उन्होंने, लेकिन अभी भी मोरियार्टी को लोग उस तरह से सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनके पास एबिलिटी है कि बंचेस में विकेट निकाले, तो किसी ना किसी दिन ये आपको करके तो देख ही सकते हैं। ठीक है, और लॉरी इवांस बैट्समैनों में से तो ये स्ट्रक्चर जो है ना ये थोड़ा सा सेफ भी है। यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं, अगर मुझे मतलब प्रॉपर रिस्क लेना हो तो मैं नहीं लेता। ठीक है, एक उनमें से है मेसन क्रेन। अभी देखिए मेसन क्रेन का पिछला सीजन अच्छा नहीं गया था।
ठीक है। क्रिस वुड को मैंने रिस्क लिया है, वैसे भी स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन है, उनका परसेंट भी थोड़ा कम ही है, तो मैं क्रिस वुड को नहीं ले रहा। मैं 29 या अगर वो LBW बोल्ड वगैरह कर देते हैं तो 37 का जो पॉइंट है उसका मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। एक विकेट अगर हिस्टोरिकली हम सोच लें, मेसन क्रेन मतलब इनका काम यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए उनका कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है पिछले सीजन में, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इनके साथ रिस्क ले सकते हैं। इनके जगह पर कौन ले सकते हैं आप? जेम्स विंस, बहुत क्रेडिट है हमारे पास, हम इजीली इनको ले सकते हैं, लेकिन 10 क्रेडिट लेके 9 क्रेडिट लेके 30 के भीतर भी अगर वो रन बनाते हैं तो भी मेरे किसी काम पे आएंगे नहीं, इसीलिए मैंने नहीं रखा है। जेम्स फुलर, इनको लोग कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये भी एक बहुत ही सही ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। प्रॉपर T20 प्लेयर हैं ये। बॉलिंग भी 1-2 ओवर की मिल जाती है, विकेट तो अभी तक उस तरह से खास कुछ उन्होंने निकाला नहीं है, लेकिन बैटिंग में पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है इनका। तो ये 2 ऑप्शन हैं, इनके साथ आप जा सकते हैं। बॉलर सेक्शन में मुझे जेमिसन को रखना नहीं था, लेकिन इतना नाम बड़ा है इनका, सब इनको टीम में रखें, कहीं से अगर कुछ परफॉर्म कर देते हैं तो आप तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमारी टीम में ये है। एटकिंसन बॉलिंग फर्स्ट में हमेशा प्रायोरिटी मैं दूंगा, आप रख सकते हैं। डेथ ओवर में कुछ भी करें, विकेट तो निकाल रहे हैं जो आपके लिए मैटर करेगा। मोरियार्टी, स्कॉट क्यूरी हमारे टीम में जरूर से होंगे। यहाँ पर मैंने लॉरी ओवर्स को रख के रखा है, स्मॉल लीग में ड्रॉपेबल प्लेयर ये नहीं है, और आखिरी हेड टू में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने करके रखा है। विल जैस की बॉलिंग काम पे आ जाएगी, इसीलिए मैंने रखा हुआ है, और ओली पोप जो मेरी टीम को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो एटकिंसन, माफ करना, जेमिसन और एटकिंसन में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर अगर आप चाहो दोनों को ही ड्रॉप कर लो और फुलर को ले सकते हो। जेमी ओवरटन का कोई रोल नहीं आ रहा है, सही बताऊं तो कोई मतलब बनता नहीं है इनको देने का अभी, और जेम्स विंस को लेके ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो जो बिल्कुल सेफ हो जाओगे, लेकिन ये बैटिंग हैवी टीम हो जाएगी जो मुझे करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैंने वैसा कुछ बनाया था लो स्कोरिंग मैच पर, जो बॉलिंग ऑलराउंडर वगैरह है वो मेरे बैटिंग पे भी काम पे आ जाएंगे, और बॉलिंग तो वो कर ही देंगे 3-4 ओवर की, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने पहले बना कर रखा था, यहाँ पर प्रॉपर कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए ऑप्शन आपके लिए जैक्स बन जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है। वाइस कैप्टन कॉलिन डी ग्रांडो बिल्कुल सेफ, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। और इसके बाहर अगर मैं कुछ ऑप्शन ढूंढने जाऊँ, मुझे पर्सनली ऐसा फील आ रहा है कि डैन मोरियार्टी किसी ना किसी मैच में, करंट ओवर के बाहर ऑफकोर्स जो मैचेस होने वाले हैं, किसी ना किसी मैच में आपको कुछ बंचेस में विकेट लेते हुए दिखेंगे, ये मुझे पर्सनल फील आ रहा है, क्योंकि मैंने पिछले सीजन में इनकी ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा हुआ था। अभी इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये फीलिंग की वजह से मैं कह रहा हूँ। अगर आपने पिछले सीजन का जो टूर्नामेंट था वर्ल्ड टेस्ट का फॉलो करा होगा तो इनका पोटेंशियल आपको पता होगा, उस तरह से अभी तक खास उन्होंने करा नहीं, टीम में सबका होंगे, तो ये एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं बॉलरों में से अगर आप देखना चाहते हो तो। बैट्समैनों में से ओली पोप डिपेंडेबल ऑप्शन है, लेकिन वही बात है कि किसी बैट्समैन को बनाना इस फिक्चर में जहां पर हम लो स्कोरिंग एनकाउंटर की उम्मीद रख रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। राशि शॉट भी एक सही ऑप्शन होंगे, लेकिन वो बैटिंग से कुछ खास कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे हैं, और उनकी बॉलिंग यहाँ पर कितना काम पे आएगी, बॉलिंग कितना कराएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन टीम में हमारे जरूर से होंगे, लेकिन इसीलिए मैंने बताया स्मॉल लीग में सेफ जाना है, जैक्स और कॉलिन डी ग्रांडो। जेमी स्मिथ का अगर बैटिंग ऑर्डर कंफर्म हो जाता है ना, अगर वो ओपनिंग कर रहे हैं तो सही है, अगर वो ओपनिंग नहीं कर रहे हैं तो मैकमैनस को भी कंसीडर करके रखना। मैकमैनस ने कुछ बुरा नहीं करा है अभी तक, ठीक है, जितना मौका उनको मिला है उन्होंने सही करा है, आखिरी कुछ मैच में परफॉर्म भी करा है, बस उनको बैटिंग ढंग से मिल जानी चाहिए। ऑप्शंस में अगर मैं बताऊं तो जेम्स विंस को काफ़ी लोग ले रहे हैं, लेकिन मैंने आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है, आप चाहो तो वो कर सकते हो। प्रेस्ट एक बहुत ही सही ऑप्शन बन सकते हैं बड़ी लीग के लिए, छोटी लीग में गलती मत कर लेना ये। इसके अलावा जेमी ओवरटन को लोग ले रहे हैं, लेकिन मैं वो गलती वापस से नहीं करने वाला जो मैंने कल किया था। और अच्छा, स्कॉट क्यूरी भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में आप अगर चाहो तो कैप्टन हसन के लिए सोच सकते हो, ठीक है। काफ़ी सही बॉलर हैं, और मतलब डेथ ओवर में तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई है, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द जनता को पता नहीं है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट ओवर पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।